भाई लोग, बवाल खबर। अपने चैनल की मेंबरशिप अब ऑफिशियली लाइव हो चुकी है। अब हर नया भौकाली वीडियो आपको दुनिया से पूरे 7 दिन पहले मिलेगा। और इस वीआईपी अर्ली एक्सेस की प्राइस मात्र 59 रुपीज। जी हाँ, सिर्फ 59 रुपीज। फटाफट ज्वाइन बटन ठोको और इस वीआईपी आर्मी में आओ। चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। भाई लोग, स्वागत है आप सबका एक और नए भौकाली पर दिल को छेद देने वाले एपिसोड में। पिछले पार्ट्स में आपने देखा कि कैसे मौत का नंगा नाच अपने पीक पर पहुंच चुका था। अपने शाओ चेन ने उस घमंडी प्राइमोर्डियल स्पिरिट का सिर काटकर उसे डिमोनिक वेल में फेंक दिया। पर असली तबाही तो आसमान में मची थी, जब इंसानों के असली भगवान शेन नोंग ने अपने लोगों के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी, जिससे पूरी दुनिया और आसमान खून के आंसू रोने लगा। पर इस मौत के मातम में एक रोशनी तब आई जब ग्रेट एम्परर शू युआन एक नए एंसेस्टर गॉड बन गए और आउटर स्पेस की लड़ाई में कूद पड़े। आज की कहानी वहीं से शुरू होती है, जहां झूठ और सच का आखिरी फैसला होने वाला है। पर दोस्तों, आज अपने दिल को मजबूत कर लेना, क्योंकि आज शाओ चेन अपनी सारी ताकत खोने वाला है और एक ऐसी कुर्बानी दी जाएगी जिसे देखकर आसमान और जमीन दोनों रो पड़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये आखिरी और सबसे दर्दनाक सफर। वो प्राइमोर्डियल स्पिरिट, पहली आत्मा या भगवान, आखिरकारी मारा गया। उसका सर काटकर उस डिमोनिक वेल यानी शैतानी कुएं में फेंक दिया गया था। डेड सिटी के अंदर उसकी एक राख तक नहीं बची थी। इस दुनिया का सबसे बड़ा और मशहूर हाफ एंसेस्टर, जिसने कुनलुन पहाड़ पर सदियों तक राज किया, जिसके अनंत यानी काउंटलेस चेले थे, जिसको इन लाखों आम इंसानों ने यानी एंट्स ने भगवान मानकर पूजा था, आज आखिर में उसका अंजाम ये हुआ था। उसने इस मौत की नगरी में अपने घुटने टेक दिए थे। आसमान से जो विशाल हाथ डेथ ब्रिज ऑफ हेवन को पकड़ने आया था, उस हाथ ने उस लंबे इंसान यानी सुइरेंशी के साथ एक छोटी सी टक्कर की। पर अचानक वो हाथ हवा में गायब हो गया और अगले ही सेकंड वो हाथ शियाओ चेन के ठीक सर के ऊपर प्रकट हुआ और उसने किसी बिजली की तरह भयंकर हमला किया। बैंग! डेथ ब्रिज ऑफ हेवन आसमान से सीधा शियाओ चेन पर गिरा। उस भयंकर मौत के पुल ने शियाओ चेन को ऊपर से कुचलकर सीधा उस डिमोनिक वेल यानी कुएं के अंदर पटक दिया। उस पुल की तबाहकुन ताकत इतनी थी कि शियाओ चेन का जिस्म और आत्मा लगभग चुकनाचूर होने ही वाले थे। पर ठीक उसी वक्त शियाओ चेन के पैरों के नीचे वाला येलो क्ले प्लेटफॉर्म एक बहुत ही पवित्र रोशनी के साथ चमका। उस प्लेटफॉर्म ने शियाओ चेन को अपने अंदर छुपा कंटेन ले लिया और उन 8 चमकती हुई लैंप्स ने भी एक साथ अपनी रोशनी दी। उन्होंने उस गिरती हुई डेथ ब्रिज को वहीं हवा में जाम यानी स्टेबलाइज कर दिया और शियाओ चेन की जान बचा ली। सिर्फ 1 सेकंड के लिए ही सही, पर शियाओ चेन ने इस प्लेटफॉर्म से उस एंसेस्टर गॉड यानी असली भगवान की असली ताकत को महसूस किया था। हाँ, ये पूरी तरह से एक गहरा एहसास था। येलो प्लेटफॉर्म से निकलने वाली उस एंसेस्टर गॉड की ताकत ने शियाओ चेन की टूटती हुई बॉडी और आत्मा को वापस जोड़ दिया था। और फिर शियाओ चेन उस डिमोनिक वेल से तेजी से बाहर निकल आया। डेथ ब्रिज ऑफ हेवन ने वापस घूमकर मौत का हमला किया, पर इस बार वो मौत का कफन फड़फड़ाया। वो लंबा इंसान यानी सुइरेंशी एक कदम आगे बढ़ा। उसने पूरे यूनिवर्स को सील कर दिया और एक बार फिर से उसने उस डेथ ब्रिज ऑफ हेवन को हवा में ही रोक दिया। अचानक दूर आसमान से एक दिमाग फाड़ देने वाली ऑरा पैदा हुई। उस ताकत की लहरों से 9 रीजन्स के सारे पहाड़ और नदियां बुरी तरह हिल गए। आसमान में उस डेथ ब्रिज को पकड़ने वाले उस विशाल हाथ में एक कंपकपी हुई और उसके ठीक बाद वो हाथ आसमान को फाड़ते हुए वहां से निकल गया। वो सीधा आउटर स्पेस यानी आसमान के बाहर की तरफ भागा। दूर आउटर स्पेस के उस युद्ध के मैदान में जरूर कुछ बहुत बुरा हुआ था, जिसकी वजह से इस विशाल हाथ को वापस भागना पड़ा था। दूर आसमान में लाओजी, सिंगत्यान, यू द ग्रेट, ज़ुआंगज़ू और बाकी सबको भी उस आउटर स्पेस की तबाही का पता चल गया था। वो सब एक लंबी रोशनी की तरह आसमान में उड़े। वो सब आउटर स्पेस में जाना चाहते थे, पर एक भयंकर ताकत ने आसमान को पूरी तरह सील कर दिया था। उस ताकत ने इन सब का रास्ता रोक दिया। ये लोग आसमान फाड़कर बाहर नहीं जा सकते थे। उन्हें पता था कि आउटर स्पेस में कुछ बहुत बुरा होने वाला है, पर कोई भी हाफ मार्शल एंसेस्टर इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकता था। वो सब बस वहां खड़े होकर इस महातबाही को चुपचाप देख सकते थे। क्लैंग! मौत की घंटी फिर से बजी। सेक्ट लीडर टोंग टियान एक भयंकर लड़ाई में उलझा था। उसके मुंह से एक दर्दनाक खूनी चीख निकली। उसकी बॉडी वहीं हवा में टुकड़ों में फाड़ दी गई और उस मौत के कुएं ने उसे निगल लिया। वो एक आंख झपकते ही गायब हो गया।
गोस्ट टाउन के अंदर खड़े 1 लाख सिपाहियों ने आसमान की तरफ देखकर दहाड़ मारी। उनकी ताकत अब पहले से भी लाखों गुना बढ़ चुकी थी। द ग्रेट इल्यूजन डिस्ट्रक्शन, यानी झूठ की सबसे बड़ी तबाही, चारों दिशाओं में बनी हुई वो सारी झूठी दुनियाएं तबाह हो चुकी थीं। अब सिर्फ असली जमीन बची थी। जैसे जैसे मौत की घंटी बज रही थी, हाफ मार्शल एंसेस्टर्स एक एक करके कीड़े मकोड़ों की तरह मर रहे थे। हर चीज का दी एंड आ चुका था, पर खालीपन का दी एंड अभी भी बाकी था। आसमान के ठीक आखिरी हिस्से पर एक भौकाली युद्ध चल रहा था। दुनिया में हर एक इंसान और जानवर अपने अंदर एक बहुत गहरा दुख फील कर रहा था। हर किसी को ऐसा लग रहा था जैसे उनका कोई अपना सबसे खास इंसान मरने वाला हो। ये उनके खून का रोना था, क्योंकि वो सब एक ही खून के थे। बहुत से लोगों को अब तक पता चल चुका था कि उनका एल्डर गॉड जनरल, यानी असली भगवान, मर चुका है। गोस्ट टाउन के अंदर सुइरेनशी, जो लंबा इंसान था, प्रकट हुआ। उसके घने काले बाल हवा में पागलों की तरह उड़ रहे थे। वो पूरी तरह पागल हो चुका था। उसके मौत के कफन से एक अनंत काला धुआं निकल रहा था। उसकी आंखों से हरी रोशनी का एक तूफान निकला। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। वो आसमान की तरफ उड़ा, पर जैसे ही वो 10,000 जांग ऊपर पहुंचा, उसकी बॉडी हवा में ही चुकनाचूर होने लगी। वो आसमान से नीचे गिरा और गोस्ट टाउन की जमीन पर भयंकर ताकत से गिरा। वहां जमीन पर उसके जिस्म के आकार का एक बड़ा गड्ढा बन गया। बहुत देर बाद वो धीरे धीरे खड़ा हुआ। वो इस गोस्ट टाउन को छोड़कर बाहर नहीं जा सकता था। दूर आसमान में शिंग टियन ने एक आसमान फाड़ देने वाली दहाड़ मारी। वो आसमान की तरफ उड़ा। उसने अपने हाथ हवा में घुमाए। उसका मारने का जुनून आसमान को चीर रहा था। वो आसमान को काटना चाहता था। लाओजी, सुनवू, ज़ुआंगजी सब ने ब्रॉन्ज के आर्मर पहने हुए थे। उन्होंने अपने पुराने हथियार, एंशिएंट वेपन्स हवा में उठाए और उन सब ने मिलकर आसमान को तोड़ने की कोशिश की, पर आसमान पूरी तरह सील था। किसी की औकात नहीं थी कि उसे हिला भी सके। तभी गोस्ट टाउन के अंदर कुछ क्रिस्टल के टुकड़े चमके। वो क्या था? वो क्रिस्टल के फूल थे जिन पर खून लगा हुआ था। जाओ चैन के दिल में एक बहुत ही गहरा दुख फूट पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे जिन्हें वो रोक नहीं पा रहा था। उसने आसमान की तरफ देखा। उस अनंत आसमान के ऊपर एक बहुत बड़ी तबाही हो रही थी, पर वो इस तबाही को बदलने के लिए बुरी तरह लाचार था। वो बस इतना कर सकता था कि आसमान और जमीन के दुख को पूरी दुनिया में फैलने दे। अब वो सिर्फ एक ही काम कर सकता था, इस गोस्ट टाउन के बवाल को जल्दी से जल्दी खत्म करना। 1000 बहादुर आत्माएं दहाड़ रही थीं। गोस्ट टाउन उबल रहा था। हाफ एंसेस्टर्स एक एक करके मारे जा रहे थे। जाओ चैन आसमान में चलते हुए आगे बढ़ा। उसके हाथ में खून से टपकती हुई तलवार थी। उसने द ग्रेट डीमन किंग सेटन को पकड़ लिया। 8 दुनिया, 8 लैम्प्स और 8 आवाजें एक साथ हिली। जाओ चैन ने अपना हाथ उठाया और उसकी तलवार नीचे गिरी। सेटन का सिर काटकर उस डिमोनिक वेल में जा गिरा। उस बिना सिर वाली लाश से खून की एक विशाल लहर निकली और फिर वो लाश टुकड़ों में बिखर गई और उस अबिस यानी गहराई में जा गिरी। इस वक्त मौत की घंटी लगातार बज रही थी। डिमोनिक वेल उन झूठे हाफ एंसेस्टर्स को अपने आप निगल रहा था। शिन्नो, क्या फायदा इन सब का? तू तो बस एक बची कुची आत्मा है। तू मुझसे लड़ कैसे सकता है? इससे अच्छा तू वापस आ जा, एक भगवान बन और एक एंसेस्टर बन और अपनी जमीन की रक्षा कर। आसमान से एक विशाल आवाज निकली। ये आवाज पूरे 9 रीजन्स में गूंज उठी। इस आवाज ने पहाड़ और नदियों को हिला दिया। शिन्नो की शांत आवाज, जिसमें कोई गुस्सा या दुख नहीं था। वो बोला, एक एंसेस्टर गॉड की तरह पैदा हुआ हूं। लड़ लड़कर अपनी आखिरी सांस तक मरूंगा, पर बिना किसी अफसोस के मरूंगा। एक कीड़े मकोड़े के लिए मर रहा है? कितनी शर्म की बात है। एक बेरहम आवाज ने आसमान को हिला दिया। हमारे रास्ते अलग हैं। मैं पहले से ही मर चुका हूं। मुझे सांस लेने की कोई जरूरत नहीं। इस दुनिया में कोई इंसान अमर नहीं है, कोई भगवान अमर नहीं है, चाहे वो कितना भी बड़ा लेजेंड क्यों ना हो या फिर ये सारी दुनिया। आखिर में सबको मिट्टी का ढेर ही बनना है। किसने कहा ये सबसे बड़ी तबाही की तबाही है? बिना तबाही के कुछ नया नहीं बनता। मैं ही वो अनंत खालीपन हूं। मैं हमेशा जिंदा रहूंगा। आज मैं इस पूरे यूनिवर्स को पलट दूंगा। वो विशाल आवाज पूरे 9 रीजन्स में गूंजी। एक ठंडी और बेरहम आवाज आसमान से नीचे आई। शिन्नो मारा जा चुका है।
आज के बाद इस दुनिया में कोई एंसेस्टर गॉड नहीं बचा है, सब कीड़े मकोड़े हैं। मैं इस दुनिया को नए सिरे से बनाऊंगा, मैं एक नई दुनिया बनाऊंगा। मैं अपने लोगों के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा। शिन्नो के आखिरी शब्द अचानक कट गए। आसमान में एक भयंकर जादुई रोशनी का विस्फोट हुआ और वो खालीपन की आखिरी हद तक फैल गई। बूम! दूर सितारे भरे आसमान में आंख अंधा कर देने वाली रोशनी आई और उसके ठीक बाद पूरी दुनिया में फूलों की बारिश होने लगी। पूरी दुनिया रो रही थी। इस वक्त पूरी दुनिया दुख में डूबी हुई थी। हर इंसान ने ऊपर उस नीले आसमान की तरफ देखा। भले ही उन्हें पता नहीं था कि ऊपर क्या हुआ है, पर क्योंकि उनके अंदर उनके पुरखों का खून दौड़ रहा था, उनके अंदर की आत्मा ने उनके दिल को दुख से फाड़ दिया था। हर किसी के चेहरे पर आंसू बह रहे थे। आसमान से सूखे हुए फूलों की बारिश हो रही थी। हर एक फूल की पत्ती पर खून लगा हुआ था। वो मौत जैसा लाल रंग देखकर रोंगटे खड़े हो रहे थे। ये सबको रुला रहा था। लोगों की आंखों में गर्म आंसू भर आए थे। मर गया, एंसेस्टर गॉड मर गया। शिन्नो हमेशा के लिए मिट गया। दुनिया की अनंत पौधे और पेड़ियों का दिल भी टूट चुका था। वो भी सूख कर मुरझा रहे थे। दुनिया में एक दुख भरी पतझड़ छा गई थी। खून से सने हुए फूल हर जगह गिर रहे थे। ये एक रुला देने वाला नजारा था, दिल फाड़ देने वाला। एंसेस्टर गॉड शिन्नो मर चुका था। पर अचानक आसमान में अनंत रोशनियां फूट पड़ी। हजारों चमकते हुए फूल खिल उठे। चमकती हुई रोशनियां आसमान को फाड़ रही थीं। इस वक्त पूरी दुनिया अनंत जादुई रोशनियों से भर गई थी। ये क्या था? अभी तो एंसेस्टर गॉड मरा था, तो फिर ये खुशियों वाली रोशनी क्यों ऊपर उठ रही थी? रुम्बल! 9 हेवेंस में बिजली गरजी। दुनिया की हर चीज में वापस जान आ गई। मुरझाए हुए फूल और पेड़ अचानक फिर से खिलने लगे। वो वापस जिंदा हो रहे थे। ये कैसे हो सकता है? अचानक सारे हाफ एंसेस्टर्स को समझ में आ गया। एंसेस्टर गॉड, इस दुनिया में एक नया एंसेस्टर गॉड पैदा हो चुका है। आसमान में खुशी का आसमानी संगीत बज उठा। हर दिशा में अनंत रोशनी चमक रही थी। आसमान पूरी तरह खुशी की चमक से भर गया था। हर किसी के दिल में उम्मीद और नई जान भर गई थी। ये एक बहुत ही अजीब नजारा था। हर कोई हंस भी रहा था और रो भी रहा था। उनके दिल में दुख और खुशी दोनों भरी थी। ये दोनों एक साथ मिल गए थे। दुख और शांति एक साथ जिंदा थे। एक पवित्र तलवार आसमान में चमकी। उसने आसमान की तरफ हमला किया और उसने आसमान को बीच में से फाड़ दिया। स्वान युआन सेक्रेड स्वॉर्ड, द येलो एम्परर। ये येलो एम्परर है। ग्रेट एम्परर स्वान युआन एक एल्डर गॉड बन चुके हैं। इस पल सारे कल्टिवेटर्स को समझ में आ गया कि क्या हुआ था। जैसे ही एल्डर गॉड शेन्नोंग मरे, ठीक उसी पल ग्रेट एम्परर स्वान युआन ने एंसेस्टर गॉड रेल्म में कदम रख लिया था। पुराने जमाने में येलो एम्परर पहले से ही एंसेस्टर गॉड बनने के बहुत करीब थे, पर वो उस घोस्ट सिटी की लड़ाई में मारे गए थे। उनकी सिर्फ एक आत्मा वहां से बच निकली थी। हजारों अनंत सालों बाद ग्रेट एम्परर स्वान युआन आखिरकार एक एल्डर गॉड बन चुके थे। वो निराशा से उम्मीद बनकर आए थे। स्वान युआन डिवाइन स्वॉर्ड ने आसमान को फाड़ दिया। वो सीधा आसमान की तरफ दौड़े। लाओ जी, शिंग टियान, ह्यूमन आउटसाइडर, ज्वांग झाओ और बाकी सब, उन्होंने उस डिवाइन स्वॉर्ड को फॉलो किया और वो भी आसमान की तरफ दौड़े। शेन नोंग बिल्कुल सही वक्त पर मरा। उसने पहले ही हिसाब लगा लिया था कि तू इस वक्त एक एल्डर गॉड बनेगा। वो झूठी दुनियाएं आखिर में मिट जाएंगी। मैं हमेशा के लिए जिंदा रहूंगा। आज मैं सब तबाह करके नए सिरे से बनाऊंगा। मैं एक अमर दुनिया बनाऊंगा। कोई माई का लाल मुझे रोक नहीं सकता। आसमान में लगातार भयंकर टक्करें होने लगी। हर टक्कर पर वहां से ब्लैक होल्स बाहर फूट रहे थे। ये एल्डर गॉड्स की महालड़ाई थी। बाहर वाले इसको सोच भी नहीं सकते थे। 9 प्रोविंसेस के ऊपर खून से सने हुए फूल और खुशी की चमक हवा में नाच रही थी। इस दुख में भी एक उम्मीद थी। इस वक्त घोस्ट सिटी में मौत का सन्नाटा था। शहर के अंदर वाले सारे हाफ एंसेस्टर्स मर चुके थे।
1,00,000 मौत के सिपाही शहर में किसी पत्थर की मूर्ति की तरह शांत खड़े थे। जाओ चेन को बहुत वीकनेस फील हो रही थी। डिमोनिक वेल के अंदर एक भयंकर ताकत थी जो उसे अपनी तरफ खींच रही थी। वो खुद को रोक नहीं पा रहा था। उसको लग रहा था जैसे उसकी आत्मा उसकी बॉडी से बाहर निकल जाएगी। वो इमॉर्टल एंशिएंट लैंप उसको छोड़कर उड़ गई। वो उस डिमोनिक वेल के ठीक ऊपर जाकर उड़ी और धीरे धीरे घूमने लगी। जाओ चेन की पत्थर की बॉडी धीरे धीरे वापस नॉर्मल होने लगी। वो टूटा हुआ स्टोन मैन वापस उसकी बॉडी में प्रकट हुआ। जाओ चेन अपनी वो घौंकाली ताकत खो चुका था। येलो क्ले प्लेटफॉर्म भी अब उसको नहीं बचा रहा था। जाओ चेन उस प्लेटफॉर्म पर बुरी तरह गिर पड़ा। वो उस डिमोनिक वेल के बहुत करीब था। युद्ध के बाद वो अपने सारे हथियार खो चुका था। ऐसा लगा जैसे उसको बहुत गहरी चोटें आई थीं। उसने खून की एक विशाल उल्टी की। वो जोर से हंसा और खुद से बोला, इस दुनिया में कोई भगवान नहीं है। यहाँ सिर्फ कुछ बहुत ताकतवर लोग हैं। पर दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जो भगवानों के बारे में सोचते हैं और इसी वजह से ये फर्जी भगवान पैदा होते हैं। आसमान में महालड़ाई अभी भी चल रही थी, पर इसका जाओ चेन से कोई लेना देना नहीं था। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। दूर आसमान में एक परी जैसी दिखने वाली लड़की, एल्फ, जिसके कपड़े बर्फ से भी सफेद थे, वो उड़ती हुई आई। उसके साथ एक छोटा सा जानवर भी था। जाओ चेन, तुम आखिरकार जिंदा बच गए। सब कुछ खत्म हो चुका है। उसने एक प्यारी सी मुस्कान दी। उसके खूबसूरत गालों पर 2 डिंपल बन गए। स्क्वीक स्क्वीक, केके ने अपनी बड़ी आंखें झपकाईं। वो खुशी से मम्बल कर रहा था। उन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। युद्ध के टाइम वो कई बार वहां आना चाहते थे, पर जब उन्होंने जाओ चेन को सही सलामत देखा तो उन्होंने खुद को रोक लिया था। जाओ चेन ने अपने मुंह से खून पोंछा। वो हंसना चाहता था पर हंस नहीं पाया। डिमोनिक वेल ने उसे लॉक कर लिया था। वो किसी भी पल उसके अंदर खींच जा सकता था। वो 1,00,000 सिपाही वहां से बिना किसी निशान के गायब हो गए। घोस्ट सिटी की खाली सड़क पर भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। वो आवाज बहुत दूर तक गूंजी। सुइरेंशी की पूरी बॉडी कोहरे से ढकी थी। वो धीरे धीरे चलते हुए उस डिमोनिक वेल के ठीक सामने आया और उसने आसमान की तरफ इशारा किया। किंग किंग की बॉडी से हजारों रोशनियां फूट पड़ी। वो अपनी नींद में बड़बड़ाने जैसे बोली, मैं ही हूं उस मरे हुए एंसेस्टर गॉड की बाकी बची हुई जिंदगी की रोशनी। ये येलो क्ले प्लेटफॉर्म एंसेस्टर गॉड के गोश्त से बना है और अब इसको पूरा करने के लिए सिर्फ लाइट ऑफ लाइफ यानी जिंदगी की रोशनी की कमी है, जिससे इस एबिस को हमेशा के लिए सील किया जा सके। तुम क्या बोल रही हो? जाओ चेन का खून ठंडा पड़ गया। स्क्वीक स्क्वीक, छोटा केके भी डर से रोने लगा। सुइरेंशी ने आखिरकार ही अपनी स्पिरिचुअल वेव, आत्मिक आवाज भेजी। इस एबिस को हर हाल में सील करना होगा, वरना इस दुनिया में अनंत तबाही मच जाएगी। मैं समझ गई। सुइरेंशी ने किंग किंग को जगा दिया था। वो 1 सेकंड में समझ गई। उसके चेहरे पर कोई दुख नहीं था, बल्कि एक हल्की सी मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, अच्छा तो मैं इतनी महान हूं? ये नामुमकिन है, स्याओ चेन ने शौक में आकर कहा। मैं नहीं मानता। मैं मानती हूँ। मैं शुरू से ही दुनिया के जादुई तत्वों से मिलकर बनी थी। चिंग चिंग ने हंसते हुए कहा, रोने की जरूरत नहीं है। अगर अगला जन्म हुआ तो हम वापस मिलेंगे। वो बेहद बेफिक्र थी। उसे जरा भी डर नहीं था। उसकी ताकत और तेरा खून और आत्मा येलो क्ले प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ जाएगा और इस अबिस को हमेशा के लिए बंद कर देगा। मेरा ब्लड सोल? स्याओ चेन ने सुइरेंशी की तरफ देखा। हाँ, तू येलो रिवर के एंशिएंट विलेज में पैदा हुआ था और तू पहले से ही इस येलो प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ चुका है। चिंग चिंग ने एक प्यारी मुस्कान दी। इस तरह से मैं अकेली नहीं रहूंगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम दोनों एक साथ मरेंगे, पर मैं नहीं चाहता कि तुम मरो। स्याओ चेन बुरी तरह टूट चुका था। स्क्वीक स्क्वीक, केके बुरी तरह डर से चिल्लाया। वो एक ही दिन में अपने 2 सबसे प्यारे लोगों को खोना नहीं चाहता था। येलो क्ले प्लेटफॉर्म का यूज करके उसकी लाइट ऑफ लाइफ को अब्सॉर्ब करो। सुइरेंशी की आवाज बहुत उदास थी। आखिरकारी स्याओ चेन ने येलो क्ले प्लेटफॉर्म को कंट्रोल किया और वो धीरे धीरे हवा में उड़ा। 8 ओरिजिनल साउंड्स एक साथ हिली। आसमान में खड़ी चिंग चिंग धीरे धीरे गायब होने लगी। वो चमकीले रंगों वाली रोशनियों में बिखर गई और उड़ती हुई येलो प्लेटफॉर्म के अंदर घुस गई। बर्फ जैसा सफेद छोटा केके जोर जोर से रोने लगा। उसकी चीख बहुत दुख भरी थी। सुइरेंशी ने उसे जबरदस्ती अपनी जगह पर रोक रखा था। चिंग चिंग अभी भी हंस रही थी। वो नजारा वहीं के वहीं जम सा गया था। स्याओ चेन के चेहरे पर आंसू बह रहे थे। सच में वो स्याओ चेन ही था जिसने चिंग चिंग को मारा था। असलियत बेहद बुरी और बेरहम थी। उसने रोते हुए कहा, एक लड़की थी जिसका नाम चिंग चिंग था। वो बहुत समझदार और पवित्र थी। उसकी आंखें और पलकें बहुत प्यारी थीं। उसके लाल होंठ बहुत नर्म और खूबसूरत थे। उसके दांत मोती जैसे चमकते थे। पूरी दुनिया हिली, तलवारें टकराईं और उसकी आत्मा बिखर गई। अगर मैं मर जाऊं तो मुझे कोई अफसोस नहीं,
पर चिंग की मौत पर मेरा दिल पूरी तरह टूट और खाली हो चुका है। उसकी स्किन बर्फ जैसी थी और उसकी हड्डियां जेड की तरह थीं। वो गुलाबी रंग आज पीली मिट्टी में बदल गया है। चलो आज अलग होते हैं और अगले जन्म में वापस मिलेंगे। बैंग! स्याओ चैन की बॉडी अचानक टुकड़ों में फूट पड़ी। खून बाहर निकला और उसकी लाश उस अबिस के अंदर गिर गई। फ्रेश खून ने उस येलो क्ले प्लेटफॉर्म को लाल रंग में रंग दिया। एंसेस्टर गॉड के उस गोश्त ने लाइट ऑफ लाइफ को अब्सॉर्ब कर लिया। वो रोशनी भौकाली तरह से चमकी और वो उस अबिस के अंदर उड़ गई। बूम! वो शैतानी कुआं हमेशा के लिए सील हो गया। स्क्वीक स्क्वीक! छोटा बीस्ट जोर जोर से रोने लगा। स्वीरेंशी ने उसे अपनी बाहों में कस के गले लगा लिया, पर बहुत जल्दी स्वीरेंशी भी पीली मिट्टी के ढेर में बदल गया। उसकी जिंदगी पुराने जमाने में ही खत्म हो चुकी थी। वो यहां तक सिर्फ अपने एक कभी न मरने वाले जज्बे की वजह से टिका था। एक लड़की थी जिसका नाम चिंग था। वो बहुत समझदार और पवित्र यानी एथीरियल थी। उसकी आंखें और पलकें बहुत खूबसूरत थीं। उसकी आंखें किसी पतझड़ की नदी यानी ऑटम वाटर जैसी थीं। उसके होंठ नरम और खूबसूरत थे। उसके दांत मोती जैसे चमक रहे यानी स्पार्कलिंग एंड ट्रांसलूसेंट थे। भले ही शाओ चैन का जिस्म मौत के उस धमाके में टुकड़ों में फट चुका था, उसका खून उस येलो प्लेटफॉर्म को लाल रंग चुका था और वो उस डेमोनिक वेल यानी शैतानी कुएं में हमेशा के लिए सील यानी कैद हो चुका था। पर ऐसा लग रहा था जैसे उस अबिस यानी कुएं की गहराई के ठीक बगल में अभी भी एक भयंकर और लंबा इंसान खड़ा था और उसके मुंह से निकलने वाले ये दर्द भरे और रोने वाले अल्फाज यानी सेंटिमेंटल वर्ड्स वहां बार बार गूंज रहे थे। उसकी स्किन बर्फ जैसी थी और उसकी हड्डियां जेड की तरह थीं। वो गुलाबी रंग आज पीली मिट्टी में बदल गया है। अलविदा चिंग आज के लिए। हम अगले जन्म में फिर से जरूर मिलेंगे। एंसेस्टर स्वीरेंशी की वो परछाई हवा के झोंके के साथ बिखर गई। वो पीली मिट्टी का ढेर बन गए और हमेशा के लिए गायब हो गए। छोटा केके जोर जोर से रोने लगा। अब उस पे एंसेस्टर गॉड का कोई लॉक यानी रेस्ट्रिक्शन नहीं था। वो रोता हुआ यानी विम्पर्ड उड़कर शाओ चैन की उस धुंधली परछाई के पास आया। उसने अपने छोटे से रोएदार पंजे आगे बढ़ाए और उस लंबे इंसान यानी लॉफ्टी फिगर को बार बार पकड़ने की कोशिश की, पर उसके छोटे हाथ में कुछ नहीं आया। वो मौत की परछाई किसी शीशे की तरह चकनाचूर होने लगी और देखते ही देखते वो पूरी तरह हवा यानी वॉइड में हमेशा के लिए गायब हो गई। स्क्वीक स्क्वीक! उस छोटे केके का दिल बुरी तरह टूट चुका था। वो दहाड़े मारकर रोने लगा। वो उसी जगह पर बैठ गया जहां शाओ चैन गायब हुआ था। वो रो रो कर उस हवा और उस जमीन को बार बार छू रहा था यानी ग्रोप्ड दैट प्लेस ओवर एंड ओवर अगेन। उसकी चीखें आसमान फाड़ रही थीं। उसका छोटा सा पंजा लाचार और बेबस होकर आसमान को पकड़ने की यानी ग्रैब्ड टुवर्ड्स द स्काई पावरलेसली की कोशिश कर रहा था। हाफ एंसेस्टर को दफनाना खुद को भी दफनाने के बराबर था। शाओ चैन भी उन्हीं झूठे हाफ एंसेस्टर्स के साथ उस अबिस यानी कुएं में दफन हो चुका था, जैसा किंग वेन ऑफ झॉ यानी जी चंग ने अपना हिसाब लगाकर पहले ही भविष्यवाणी की थी। वो मौत की तलवार, गोल्डन हेलबर्ड, आयरन इनग्रेविंग और बाकी सब वो 8 हथियार अलग अलग दिशाओं में हवा में उड़ गए। वो टूटा हुआ स्टोन मैन भी चकनाचूर हो गया, वो भी हवा में उड़ गया। केके किसी घायल कुकू यानी कोयल पक्षी की तरह लग रहा था जिसके जिस्म से खून टपक रहा हो। उसकी रोने की आवाज इतनी दर्दनाक थी कि पत्थर दिल का इंसान भी खून के आंसू रो पड़े। उसकी होशियार और बड़ी आंखें आंसुओं से भरी थीं। वो रेंगता हुआ उस येलो प्लेटफॉर्म पर चढ़ा और रोते हुए शाओ चैन और चिंग को लगातार पुकारने लगा। उसके आंसू उस येलो प्लेटफॉर्म पर गिरकर उसे गीला कर रहे थे जिस प्लेटफॉर्म ने उस डेमोनिक वेल को सील किया था। ये बेचारा मासूम और टूटा हुआ पिटिएबल छोटा बच्चा रोते रोते उस येलो प्लेटफॉर्म पर ही एक गोल गेंद की तरह सिकुड़ गया और बिनक बिलक कर रोने लगा। आखिर में रोते रोते वो वहीं बेहोश हो गया। उसकी आंखों के कोनों पर चमकते हुए और रुलाते हुए आंसू अटके हुए थे जिसे देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। घोस्ट टाउन अब मौत की तरह शांत था। उसकी विशाल और चौड़ी सड़क पर अब परिंदा तक नहीं था। ये जगह अब उस खालीपन की तरह थी, बहुत ठंडी और सुनसान। एक ठंडी हवा बह रही थी। उस हवा ने स्वीरेंशी के जिस्म से बनी उस पीली मिट्टी को उड़ाया और वो मिट्टी उस मौत जैसी शांत सड़क पर घूमने लगी। घोस्ट टाउन के अंदर की सारी शैतानी ताकत अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। अब वहां आने पर किसी को मौत का डर फील नहीं हो रहा था, बल्कि वहां आकर इंसान की रीढ़ की हड्डी मौत की ठंडक से कांप जाए। आसमान से एक बहुत ही शांत और विद्वान नीचे उतरे। उनके हाथ में वही पंखा और रेशम का रुमाल था। ये किंग वेन ऑफ जोऊ थे, वो इंसान जो दुनिया की हर एक चीज का हिसाब यानी कैलकुलेट एवरीथिंग लगा सकता था। उन्होंने अपना सिर आसमान की तरफ उठाया
और 3 बार जोर जोर से रोए। और फिर उन्होंने सुईरेंशी की बची हुई पीली मिट्टी को उस कुएं के बगल में इज्जत के साथ दफन किया। उसके बाद वो बहुत देर तक वहां चुपचाप खड़े रहे। हजारों अनंत साल बाद फिर से संगीत बजेगा और अमरता के गीत गाए जाएंगे। क्या किसी को याद रहेगा कि सुईरेंशी आखिरकारी उस गहरे कुएं में दफन हुए थे? क्या कोई जान पाएगा कि शेननोंग भी उस टियानहुआंग प्लैनेट के किनारे पर दफन हो चुके हैं? उसके बाद उन्होंने जमीन पर बेहोश और गेंद की तरह सिकुड़े हुए छोटे केके को अपने हाथों में उठाया और उसके आंखों से बहते हुए आंसुओं को पोंछा। वो बहुत देर तक उस येलो क्ले प्लेटफॉर्म को आंखें गाड़कर दुख से देखते रहे और आखिरकारी उन्होंने एक ठंडी सांस लेकर कहा, यिन और यांग की तबाहकुन लड़ाई, रोते हुए खून के आंसू, मैं ये सब कैसे भूल सकता हूं? मैं जिंदगी में ये कभी नहीं भूलूंगा। मौत की ठंडी हवा धीरे धीरे ताकतवर होने लगी, जिसकी वजह से उस पूरे घोस्ट टाउन से अजीब और डरावनी रोने की आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बुरी तरह रोते हुए बिलक रहा हो। पिछली बार जब हम मिले थे तो मैंने तुम्हें इस दुनिया के सारे राज नहीं बताए थे। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि पीछे 5000 सालों में आखिर हुआ क्या था। वक्त का ये खेल, इन 5000 सालों में इंसानियत अपनी तरक्की के सबसे ऊपर वाले मुकाम पर थी। इंसानों ने अपने लिए एक सबसे अलग और मॉडर्न सिविलाइजेशन का रास्ता बनाया था, पर आखिर में उन्होंने खुद को ही तबाह कर लिया। किंग वेन ऑफ जोउ ने अपना हाथ हवा में घुमाया और उस येलो क्ले प्लेटफॉर्म के ऊपर आसमान में एक झूठा और दिमाग हिला देने वाला नजारा प्रकट हुआ। आसमान को छूती हुई बड़ी बड़ी कांच की बिल्डिंग्स की एक विशाल लाइन। रात का वक्त, नियॉन लाइट्स चमक रही थीं और एक बहुत ही बिजी और रात की भीड़ भाड़ वाली राजधानी वहां चमक रही थी। एक बड़ी सी सड़क पर मोटरसाइकिल्स बहुत तेज स्पीड में भाग रही थीं और उस अनंत आसमान में स्पेसशिप्स सितारों की तरह भाग रहे थे। ये एक किसी अजीबोगरीब सपने जैसा नजारा था। आम इंसानों ने भी अपना खुद का एक मॉडर्न रास्ता बनाया था, पर आखिर में उन सब ने अपने आप को मिट्टी में मिला दिया। हर एक चीज वापस अपनी जीरो वाली स्टेट में आ गई। 5000 साल बाद वो डिवाइन नेशन नीचे उतरी। यही है झूठ और सच की बाजी का पलटना। एक के बाद एक किंग वेन ऑफ जोउ का चेहरा तेजी से बदल रहा था। रंबल। गोस्ट टाउन बुरी तरह हिला और वो 9 एंशिएंट लैंप्स आसमान में घूमने लगी। उस सील हो चुके कुएं के ऊपर उन लैंप्स ने एक ऐसी रोशनी छोड़ी जो आसमान को फाड़ रही थी। झूठ का ये खेल अब भी पूरी तरह चकनाचूर नहीं हुआ था। गोस्ट टाउन अब अपना आखिरी मिशन पूरा करने वाला था। किंग वेन ऑफ जू 3 बार जोर जोर से रोए और फिर केके को हाथ में पकड़े हुए वो आसमान चीरते हुए हवा में उड़ गए। आउटर स्पेस यानी आसमान के बाहर लड़ाई अभी भी चल रही थी, पर वो एक ऐसी लड़ाई थी जो सिर्फ और सिर्फ असली भगवानों की लड़ाई थी। जिन लोगों की औकात हाफ एंसेस्टर से नीचे थी, वो इस लड़ाई में अपना मुंह तक नहीं खोल सकते थे। 9 प्रीफेक्चर्स की जमीन डर से कांप रही थी। इंसानी दुनिया का आगे का भविष्य इस आउटर स्पेस की लड़ाई में तय होने वाला था। आसमान और जमीन के बीच उड़ने वाले वो खून से सने हुए फूल अब मुरझा चुके थे। चमकदार और बर्फ जैसे सफेद फूलों ने गोस्ट टाउन के आसमान को ढक लिया था। गोस्ट टाउन के दूर आसमान में हजारों लाखों कल्टीवेटर्स ये सब देख रहे थे। वो आउटर स्पेस की महालड़ाई को देखने की औकात नहीं रखते थे। वो सब योंगजू में जमा थे और गोस्ट टाउन को देख रहे थे, पर किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं थी कि एक कदम भी आगे रख सके। खास करके वो अंधे भक्त और चेले जो सीधा हाफ एंसेस्टर्स की भेंट से थे। उनकी फट चुकी थी और वो गुस्से में भी थे। क्या सब कुछ आज ऐसे ही खत्म हो जाएगा, या फिर ये सिर्फ किसी खौफनाक दौर की शुरुआत थी? बूम! गोस्ट टाउन के अंदर से बर्ड रेडियंस आसमान को फाड़ते हुए उड़ी और उन 9 चमकती हुई लैंप्स ने लाखों रोशनी की किरणें छोड़ी। वो गोस्ट टाउन के अंदर की उस बर्ड रेडियंस के साथ मिलकर चमकी और वो रोशनियां चारों दिशाओं में बाहर निकल पड़ी। ये रोशनी किसी भयंकर बारिश की तरह 9 प्रीफेक्चर्स पर गिरी। बहुत से बड़े बड़े लेजेंडरी फिगर्स किसी मैग्नेट की तरह खींचते हुए गोस्ट टाउन के अंदर जा गिरे। हाफ एंसेस्टर से नीचे लेवल की जितनी भी झूठी परछाइयां आसमान में उड़ रही थीं, वो सब गोस्ट टाउन में अपने अंदर निगल लीं। इनमें से कुछ तो दुनिया के बहुत बड़े और माना हुए दिग्गज थे। इन्हें उस डिमोनिक वेल ने नहीं निगला, बल्कि ये लोग गोस्ट टाउन की एंशिएंट बिल्डिंग्स के अंदर हमेशा के लिए कैद हो गए और ये भी गोस्ट टाउन की मौत की आर्मी का हिस्सा बन गए। दूर आसमान में किंग वेन ऑफ जो ये सब अपनी आंखों से देख रहे थे।
उन्होंने एक गहरी सांस ली और बोले, वो झूठ जिसने पिछले 5000 सालों से इंसानों के दिल और दिमाग पर राज किया था, वो आज हमेशा के लिए चकनाचूर हो चुका है। 9 प्रीफेक्चर्स बुरी तरह हिला। दुनिया के चारों कोने टूटकर बिखर गए। 9 प्रीफेक्चर्स की जमीन अब पहले से लाखों गुना साफ और क्लियर दिख रही थी। समंदर में अनंत विशाल जमीनें बाहर आ गई थी। वहां विशाल शहर, रेगिस्तान और पुराने आइलैंड्स प्रकट हो गए थे। ये सब दुनिया के चारों कोनों से आकर यहां जुड़ गए थे। दुनिया के चारों कोनों का वो झूठा साया तबाह हो चुका था और हवा में जो कुछ भी झूठा था वो गायब हो गया था। वो भौकाली और अनंत जमीन जो झूठ में दिखती थी वो 1 लाख गुना सिकुड़ गई थी। सारे झूठ मिट चुके थे और अब सिर्फ वही जिंदा था जो असलियत में था। वो सब उस हवा में बिखरे पड़े थे। जब सब कुछ शांत हुआ, गोस्ट टाउन मौत की तरह शांत हो गया था। उसकी सारी रोशनियां गायब हो चुकी थीं और अब वहां सिर्फ वो 9 एंशिएंट लैंप्स चमक रही थीं। और फिर वो 9 लैंप्स आसमान की तरफ भागी और 9 प्रीफेक्चर्स के अलग अलग हिस्सों में फैल गईं। उन्होंने अपने आप को एक इटर्नल एंशिएंट लैंप में सेट किया और 9 प्रीफेक्चर्स की जमीन को हमेशा के लिए मौत के सील से आजाद कर दिया। और आखिर में वो लैंप्स 9 प्रीफेक्चर्स की जमीन के बहुत अंदर घुस गईं और योंगजू से वो प्रिमिटिव एंशिएंट विलेज भी उस गोस्ट टाउन के साथ साथ इस दुनिया से गायब हो गया। आउटर स्पेस की लड़ाई अब भी चल रही थी, पर इंसानी दुनिया की तबाही अब खत्म हो चुकी थी। हुबेन बुरी तरह पागलों की तरह हंसा। फिर उसकी हंसी 1 सेकंड में बंद हुई और उसने चारों तरफ एक खूनी नजर डाली और बोला, आखिर में मैं अभी भी जिंदा बचा हूं। अपोलो पैलेस का डिवाइन प्रिंस उरीटो भी आसमान की तरफ उड़ा। उसने अपना सिर ऊपर उठाया और एक भौकाली दहाड़ मारी। उसके सुनहरे बाल मौत की हवा में उड़ रहे थे। वो किसी चमकते हुए सूरज की तरह दिख रहा था, पर इन सब के लिए उन्हें एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। उनके बापों का खून उनके जिस्म से सूख चुका था। अब उनके अंदर सिर्फ उनकी माँ की आत्मा बाकी थी। उनकी आधी से ज्यादा जादुई ताकत गायब हो चुकी थी। ये ईशाओ एक दर्दनाक हंसी हंसी। भले ही वो लोग जिंदा बच गए थे, पर उनकी औकात मिट्टी में मिल चुकी थी। शायद आने वाले वक्त में ये पूरी दुनिया सिर्फ यंगर जनरेशन यानी नई पीढ़ी के हाथ में होगी। हाँ, वो झूठे हाफ एंसेस्टर्स बुरी तरह मार दिए गए थे। असली भगवान आउटर स्पेस में लड़ रहे थे और जो असली हाफ एंसेस्टर्स थे वो भी उनकी मदद करने वहां जा चुके थे। आखिर अब वहां से जिंदा कौन वापस आने वाला था? शायद ये दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। किसी को लंड भर नहीं पता था कि इस नई जमीन का अगला मालिक कौन होने वाला है। एक बिल्कुल नया युग शुरू होने वाला था। खून से सने हुए मुरझाए फूल दुनिया से धीरे धीरे गायब होने लगे। नए एल्डर गॉड के बनने पर जो खुशी की रोशनी आई थी वो भी अब फीकी पड़ चुकी थी। वक्त बीतता गया, हर एक दिन गुजरा। कुछ ही दिनों में कांपती हुई 9 प्रीफेक्चर्स की जमीन एकदम शांत हो गई। पर आउटर स्पेस की उस महालड़ाई का रिजल्ट क्या निकला, ये किसी को नहीं पता था। सब कुछ किसी झूठे सपने जैसा था। वो एटर्नल डिवाइन नेशन वापस प्रकट नहीं हुआ। पर एम्परर श्रैन युवान का क्या हुआ? उन सारे हाफ एंसेस्टर्स का क्या हुआ जो आउटर स्पेस में लड़ाई करने गए थे? उनमें से एक इंसान भी लौटकर वापस नहीं आया। 1 साल, 2 साल, 10 साल गुजर गए। उस भयंकर लड़ाई का एक इंसान भी दुनिया में नहीं दिखा। ऐसा लग रहा था कि वो सब समय की उस अनंत नदी में हमेशा के लिए मिट चुके हैं। शायर का नाम हाफ एंसेस्टर के चेलों के बीच एक गाली और खौफ बन चुका था। ये एक महाशैतान का नाम था। कोई भी अपने मुंह से ये नाम भी नहीं लेना चाहता था। 9 प्रीफेक्चर्स में की स्पिरिचुअल एनर्जी बुरी तरह फैल रही थी। इंसानी दुनिया में रहने वाले कल्टीवेटर्स की ताकत अब रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रही थी। पुराने कल्टीवेशन की लिमिटेड टूट चुकी थी। नए और असली एक्सपर्ट्स पैदा होने लगे थे। झूठे एक्सपर्ट्स मिट्टी में मिल चुके थे और असली एक्सपर्ट्स दुनिया से गायब हो चुके थे। 10 साल बाद जो पीक यंग कल्टीवेटर्स थे वो अब अपने सबसे बड़े मुकाम पर थे और उन्होंने अपना एक नया एरा शुरू कर दिया था। और हाँ, जैसा कि शियाओ चैन ने पहले ही सोचा था, वो 3 हेडेड गोल्डन लायन किंग वापस प्रकट हुआ। वो वेस्टर्न रीजन में इनविंसिबल अजेय बन चुका था और उसकी महान लेजेंड स्टोरी शुरू हो चुकी थी। द 9 हेडेड डिवाइन स्नेक, उसने साउथ वेस्ट को हिलाकर रख दिया था और उस पूरे एरिया पर अपना दबदबा बना लिया था। ये एक नया एक्सपर्ट था। किसी को उसकी पुरानी जिंदगी का कुछ नहीं पता था। ये एक नए अजय लेजेंड की शुरुआत थी। एक बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड कल्टीवेटर आसमान को फाड़कर ऊपर आया। वो था ग्रेट सन सनफ्लावर किंग हयुन त्यान। वो ग्रेट सन सनफ्लावर खिल उठा था। उसकी स्पीड ने सबको पीछे छोड़ दिया था। वो और उसकी बहन सदन सी की 2 सबसे बड़ी इज्जत माने जाते थे। ताए हाओ, हो यी और यू द ग्रेट के चेले भी थे। वो ईस्टर्न कोस्ट पर बहुत मशहूर हुए। उन्हें टॉप 5 की प्रैक्टिशनर्स माना जाता था। और भाई साहब, ऑक्समैन का नाम कैसे भूल सकते हैं? 10 साल बाद वो डेमन ऑक्स किंग के नाम से जाना जाने लगा।
वो और उसके 6 खूनी भाइयों को द 7 सेंट्स कहा जाता था। आम एक्सपर्ट्स की औकात नहीं थी कि उनसे भिड़ सकें। लैंडे, जिसमें एक भगवान का खून था, लैन यू, जिसके पास विंग्ड ड्रैगन किंग था, और श्रोडर, जिसके पास ईविल ड्रैगन किंग था। इन तीनों को द 3 रेडिएंट किंग्स कहा जाता था, पर वो लोग यहाँ से वेस्ट की तरफ चले गए थे। याजी, सुआनी और पीशियू, ये 3 ड्रैगन्स के बेटे। उन्होंने सदर्न बॉर्डर को बुरी तरह हिलाकर रख दिया था। किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं थी कि इनसे लड़ सके। इमॉर्टल वर्ल्ड में भी बहुत से नए यंग एक्सपर्ट्स ऊपर आए। पिछले 10 सालों में बहुत से लोग मशहूर हुए, पर उससे भी कहीं ज्यादा लोग एवरेज बनकर रह गए, और कुछ तो निर्वाणा रियल्म में पहुंचते ही राख बन गए। शैंग एम्पायर और रोमन एम्पायर के टॉप 10 यंग एलिट्स में से अब गिनती के चंद लोग बाकी थे, और दूसरी तरफ चू शिंगक्वांग, जो टॉप 10 में नहीं था और जो बार बार हारता था, उसने अपनी ताकत दिखाई और वो आसमान फाड़कर ऊपर आ गया। और 10 साल पहले जाओ चोंगयांग, शे वू, मेंग सियानी और कांग हाई, जिनको बहुत खतरनाक यंग एक्सपर्ट्स माना जाता था, वो लोग अब कई लेवल ऊपर पहुंच चुके थे। स्पेस किंग लॉरेंस और वल्गर किंग क्रिसालिस ने भी अपना भौकाल दिखाया। वो पूरी दुनिया में मशहूर हो गए। सेंट्रल प्लेन्स में 8 गॉड्स ऑफ वॉर पैदा हुए, और बहुत से खतरनाक कल्टिवेटर्स हमेशा के लिए गायब भी हो गए, जैसे कि सॉलिटरी स्वॉर्ड डीमन। दुनिया का पॉलिटिकल पावर यानी सत्ता भी बदल रहा था। जाओ लिन एर को एक और प्रमोशन मिल गया। वो असलियत में मरी नहीं थी, उसने अपने भाई को जबरदस्ती तख्त छोड़ने पर मजबूर कर दिया। उसने ना सिर्फ एक खतरनाक कल्टिवेटर्स की फौज बनाई, बल्कि उसके पास एक खौफनाक सीक्रेट वेपन भी था। उसने एक अंडरग्राउंड सीक्रेट पैलेस को खोला। उसके अंदर एक ऐसा सीक्रेट वेपन था जिसने 5000 साल पहले इंसानों को खुद को तबाह करने पर मजबूर कर दिया था। ये उस सभ्यता की आखिरी निशानी थी जिसे इतिहास में मिट जाना चाहिए था। ये एक नया एरा था। यहाँ बहुत से खतरनाक कल्टिवेटर्स दुनिया में इज्जत पाने के लिए एक दूसरे को काट रहे थे, पर 3-हेडेड येलो लायन किंग और गिनती के कुछ लोगों को छोड़कर किसी भी इंसान की औकात नहीं थी कि वो खुद को दुनिया का अजय राजा यानी कि इनविंसिबल इन द वर्ल्ड मान सके, क्योंकि हु बेन, अपोलो का बेटा ओरिटो और ये शियो की चोटें भी ठीक हो सकती थी। इंजरीज कुड बी हील्ड, और अनजान दुनिया में, अननोन में, क्या वो पुराने कल्टिवेटर्स मर चुके हैं या जिंदा हैं, ये अभी भी एक सबसे बड़ा राज था। चैन सेक्ट के गोल्डन इमॉर्टल्स अभी भी मरे नहीं थे, hadn't died yet। तोंगतियान सेक्ट के चेले भी शायद अब भी जिंदा थे, might still be alive। हाफ मार्शल एंसेस्टर्स के वो एक टाइम पर चमकने वाले चेले, वहां एक अनजान खौफनाक ताकत अभी भी छुपी थी। ऑफ कोर्स सबसे बड़ी बात तो ये थी कि समंदर के पार अब भी बहुत सारे राज थे। ड्रैगन आइलैंड पर अब तक ड्रैगन्स पूरी तरह बाहर नहीं आए थे, hadn't really come out। जिस दिन वो इस दुनिया पर राज करने निकलेंगे, वो दुनिया में एक अनंत तबाही का तूफान लेकर आएंगे। इसके अलावा बैटल रेस की वो बैटल वैली, ब्यूटी रेस का वो माउंट ली, और टेरासौर रेस की वो टेरासौर आइलैंड, वहां अनंत विशाल शहर, रेगिस्तान, वेस्टलैंड्स और सीक्रेट वैलीज भी थे जो ओवरसीज यानी समंदर पार में छुपे थे। कुछ इलाकों से तो पहले ही खतरनाक कल्टिवेटर्स बाहर आ चुके थे और वो बेहद ताकतवर थे। पिछले 10 सालों में बहुत कुछ हो चुका था। इंसानी दुनिया का ताकत का स्ट्रक्चर यानी पावर स्ट्रक्चर बुरी तरह बदल चुका था। एक रोटलू बच्चा पिछले 10 सालों से पूरी दुनिया में घूम रहा था। बहुत से लोगों ने इसके हाथों कुत्ते की मौत खाई थी। ये 3 गोल्डन लायन किंग्स पर हमला भी था, जिससे वो लोग कोई फायदा नहीं उठा सके। ऑफ कोर्स उस रोटलू बच्चे ने भी बहुत सारी मौत देखी थी, पर हर बार उसने अपनी बुरी किस्मत को अच्छी किस्मत में बदल लिया था। आखिर में भले ही वो किसी बच्चे की तरह रोता था, पर वो अब पहले से लाखों गुना ज्यादा चालाक हो चुका था। जहां भी वो क्राय बेबी जाता था, आधी से ज्यादा दुनिया उसका रास्ता छोड़ देती थी, पर किसी को नहीं पता था कि वो अचानक कहां गायब हो गया। इसी वजह से द अर्थ ड्रैगन किंग 10X छोटा ड्रैगन बाहर निकला और उसने दुनिया भर में लड़ाई की। वो केके को ढूंढ रहा था, लुकिंग फॉर केके's whereabouts। इस लड़ाई ने बाकी ड्रैगन किंग्स को भी मैदान में उतार दिया और किंग्स वॉर यानी राजाओं का युद्ध एक बार फिर से शुरू हो गया। पिछले 10 सालों में दुनिया किसी के भी अंदाजे से बाहर बदल चुकी थी। शाओ चेन, जिसने कभी पूरी दुनिया के सारे एक्सपर्ट्स को कुत्तों की तरह पीटा था, वो आखिर कहाँ था? भाई लोग, आज तो सच में अल्फाज कम पड़ गए और आंखों में आंसू आ गए। क्या दर्दनाक, हार्ट ब्रेकिंग और दिमाग हिला देने वाला एपिसोड था ये। किंग ने उस मौत के कुएं को हमेशा के लिए सील करने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया और अपना श्याओ चेन
जिसने पूरी दुनिया में अपना दबदबा बनाया था, वो भी उस कुएं के अंधेरों में हमेशा के लिए खो गया। बेचारा मासूम केके उस मौत के शहर में अकेला रोता रह गया। पर दोस्तों, वक्त कभी किसी के लिए नहीं रुकता। 10 साल बीत चुके हैं, झूठ की दुनिया तबाह हो चुकी है और इंसानी दुनिया में नए नए खौफनाक दिग्गज पैदा हो चुके हैं। केके अपनी मौत की लड़ाइयां लड़ता हुआ अचानक गायब हो गया है और पूरी दुनिया में ड्रैगन्स की किंग वॉर फिर से शुरू हो चुकी है। पर सबसे बड़ा, सबसे भयंकर सवाल जो आज हर किसी के दिमाग में है, आखिर अपना डीमन स्टार श्याओ चेन कहाँ है? क्या वो सच में हमेशा के लिए मिट्टी में मिल चुका है या मौत को हराकर एक नए भौकाल के साथ लौटने वाला है? ये सस्पेंस तो रातों की नींद उड़ा देगा। अगर आपको इस एपिक इमोशनल तबाही और 10 साल बाद आने वाले इस नए एरा में मजा आया तो बिना सोचे फटाफट इस वीडियो को लाइक ठोको। अपनी इस वीआईपी भौकाली आर्मी के दोस्तों के साथ इस दिल फाड़ देने वाले वीडियो को शेयर करो। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब का लाल बटन दबाकर बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लो, ताकि अगले पार्ट की तबाही सबसे पहले आपको मिले। नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपके हिसाब से अपना श्याओ चेन जिंदा बचा है या नहीं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले एक और आग लगा देने वाले और धमाकेदार एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मचाते रहिए और सायोनारा।